हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। निहायत ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है ताकि आपको याद करने में भी ये आसानी हो। मैं एंड में ना हेडिंग्स भी बनवा दूंगा कि आपने इसको किस तरह पेपर में अगर आएगा तो किस तरह आपने इसको मैनेज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत बुक की जो बातें लिखी हैं उसको भी रीड करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आपको मजीद इजी करके, जिस तरह बुक में लिखा है उससे भी ज्यादा इजी करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। उसके बाद हम ये क्विक क्विज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भी करेंगे। और उसके बाद ये एमसीक्यूज यहाँ पर बने हुए हैं इसी क्विज के अंदर, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम टॉपिक को समझ लेते हैं पहले, ताकि फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ और इस एमसीक्यूज टाइप जो हमारे पास क्विक क्विज है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ, इसका आंसर अब क्या बनता है, खुद ही बता सकेंगे, हम इतना अच्छा समझ लेंगे। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। कहता है वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कैंडीज इन अ जार एंड नो इट एग्जैक्टली बाय काउंटिंग, बट वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। पहली जो लाइन स्टार्ट कर रहा है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एक जार है हमारे पास, ठीक है, जार है, कोई बॉटल है, कुछ भी कह लो आप, उसके अंदर जो है ना कैंडीज पड़ी हैं, टॉफीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपने जब कैंडीज को ना काउंट करना है ना, तो आप इजीली उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से उसके अंदर 10 कैंडीज पड़ी हैं, तो आप एक एक कैंडी करके बाहर निकालेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इसके अंदर ना 10 कैंडीज पड़ी हैं, तो आपने इजीली उसको काउंट कर लिया। अब काउंटिंग के अंदर कोई गलती नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर हम जार की हाइट मेजर करने की तरफ जाएंगे ना, तो वहां पर हमारे लिए कुछ इश्यू होगा, वहां पर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रह जाएगी। ठीक है, जब हम हाइट मेजर करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम एग्जैक्ट हाइट मेजर ना कर पाए। एक बंदा जो हाइट मेजर कर रहा है उसका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और अगर दूसरा बंदा हाइट मेजर कर रहा है तो उसका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है ना अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। ये काउंटिंग और मेजरमेंट के अंदर क्या फर्क है और अनसर्टेनिटी कहां पर आती है और कहां पर नहीं आती, ये मैं इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आ चुका हूँ, अनसर्टेनिटी ना मेजरमेंट वाले में। तो आप जाके ना 10 में या फिर 11 मिनट का वो लेक्चर है, तो आप इसको एक बार सुना हो, ताकि ना ये जब लेक्चर आप इसकी तरफ आओगे तो आपको ये समझने में भी आसानी होगी। अब हम चलते हैं अगली बात पे। कहते हैं ऑल मेजरमेंट्स इंक्लूड अनसर्टेनिटीज डिपेंडिंग अपॉन द रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। कहते हैं जितनी भी तरह की अनसर्टेनिटीज है ना, वो डिपेंड करती हैं इस चीज पर कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना अच्छा रिफाइंड हुआ है। यानी कि जितना अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उतने ही हम अनसर्टेनिटी हमारी कम से कम होगी। अनसर्टेनिटी क्या थी? शक व शुबात, यानी कि हमें एक्यूरेट या फिर एग्जैक्टली हमें ना पता होना कि हमारी रीडिंग क्या आई है। कहते हैं कि जितना अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा हम उतने ही अच्छे जो है ना अपनी अनसर्टेनिटी को ना रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह बात को समझ लो आप। आगे कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो टॉपिक का हमारा नाम भी है। अब हम ये समझते हैं कि ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और अनसर्टेनिटी का आपस में क्या ताल्लुक है और सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, और फिर बुक ने तो ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया कि आपस में रिलेशन क्या है अनसर्टेनिटी का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो होता ही है कि द सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट व्हिच आर रिलायबली नोन। अभी ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर दो मुझे। अभी मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर जब डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। अब मैं पिक्चर को थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, ये स्केल देखेंगे हम, ठीक है, ये मीटर रूल बना हुआ है। अब किसी बच्चे ने ना मीटर रूल की हेल्प से ना ये जो ब्लैक ब्लैक सी चीज नजर आ रही है ना हमें ऊपर, इसकी ना लेंथ मेजर करने की कोशिश की है। और आपको पता है कि जो मीटर रूल है ना उसकी रीडिंग हर बड़ी डिवीजन के दरमियान में जो फासला होता है ना वो सेंटीमीटर्स के अंदर होता है। 1 से लेकर 2 तक फासला है 1 सेंटीमीटर, 2 से लेकर 3 तक फासला 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 तक का फासला 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह इस तरह ये सेंटीमीटर्स के अंदर स्केल बना हुआ है। अच्छा, मीटर रूल तो आपने पढ़ लिया था, आपको ये बात का आइडिया भी है। अगली बात देखो कि हर बड़ी लाइन के बाद जो छोटी लाइन का फासला है ना, वो फासला जो होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर भी होता है। ठीक होगी बात। तो आपको ये आइडिया, अगर फर्ज करो मैंने एक लेंथ मेजर किया, मेरी जीरो से लेंथ शुरू हुई है और मेरी तकरीबन यहाँ पर जाके खत्म हुई है इस लाइन पर, ठीक है, थोड़ा सा ना सही नहीं बना, मैं इस तरह बनाता हूँ इसको, ये मेरी लेंथ यहाँ पर भी नहीं, ये बिल्कुल ना, ये हम चलें ऐसे कर लें, मेरी लेंथ यहाँ मैयर हुई है। तो फिर ना मैं कहूंगा कि मेरे जो आंसर है ना वो 1.5 आया है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आया है। ये पहला डिजिट हमें डिनोट करेगा सेंटीमीटर, और जो पॉइंट के बाद होगा वो हमें सेंटीमीटर की डिवीजंस, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो मिलीमीटर्स के अंदर भी आंसर शो कर रहा है हमें। तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर होता है। इट मीन्स के जो है ना वो 1 मिलीमीटर की हद तक छोटी चीज को मैयर करके हमें दे सकता है। ये बातें पुरानी हो गई, अनसर्टेनिटी में डिस्कस किया था, मीटर रूल पढ़ाते हुए भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का से क्या ताल्लुक है वो बताना है आपको। जस्ट थोड़ी बातें रिवाइज करवा दी ताकि मीटर रूल का जो आपको बातें थी ना वो दोबारा रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पर ना कहते हैं कि एक बच्चे ने रीडिंग ली है, उसकी रीडिंग ना यहाँ तक आई है, आपको आइडिया हो ही रहा है, यहाँ तक देख लो थोड़ा सा ना, यहाँ तक उसकी रीडिंग आई है। जब उसकी रीडिंग यहाँ तक आई है ना, तो हम
दो बच्चों को हमने खड़ा किया, हमने कहा एक को कहा कि यार तुम रीडिंग मेजर करो और तुम बताओ कि क्या आंसर आया आपका। तो फिर वो काउंट करना शुरू होगा और फिर देखेगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। वो कहता है कि यार सर मेरा आंसर जो है ना वो 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। मैंने एक और बच्चे को कहा, वो कहता है कि सर मेरा ना 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, वो अब श्योर नहीं है यहाँ पर, इस पॉइंट पर ना वो श्योर नहीं है क्या उसका आंसर जो है वो 4.6 है या फिर अगला बच्चा कह रहा है मेरा 4.7 है। तो ये उनको ना थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउट आ गया। अब जब यहाँ पर डाउट आ गया तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 4.6 आप आंसर लिख लो, 4.7 लिख लो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, थोड़ा सी तो फर्क है। लेकिन ये तो थोड़ा सा फर्क है ना, इसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये बताता है कि आप ये देखें कि जब बच्चों ने लेंथ मेजर किया ना, तो बच्चों का ना एक डिजिट जो है ना वो तो सेम आया। अब वो क्या सेम आया, वो देखो 4 तो दोनों का सेम आया। अब फर्क कहाँ पर आया, अगले डिजिट में आया पॉइंट के बाद। ठीक है, एक का 6 था, एक का 7 था। तो जो बच्चों का आंसर श्योर है ना, यानी कि 4, तो हम कहेंगे कि 4 वो नंबर है जो कि एक्यूरेटली नोन डिजिट है। और ये जो 6 और 7 है ना, ये वो नंबर्स हैं जो कि डाउटफुल डिजिट्स हैं। यानी कि हमें 6 और 7 ये वो नंबर्स हैं, यहाँ पर हमें डाउट है कि हमारा आंसर ये 0.6 में आया फिर 0.7 के अंदर आया। इसको हम कहते हैं, ये है एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। इसको हम कहते हैं, ये होती है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो गई है बात, समझ आ गई है। अब आपका, अब स्केल, अगर इस स्केल को छोड़ दो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप ना किसी और चीज की आपने लेंथ मेजर करनी है। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास जो है ना 10.1 मीटर्स मेरा आंसर आया। एक बच्चा कहता है नहीं सर मेरा आंसर जो है ना वो 10.2 मीटर आया। ठीक है, एक ही चीज की मेजर कर रहे हैं, वो उनका देखने का क्या नजरिया है, या फिर वो हो सकता है कि वो जो है ना 0.1 और 0.2 के दरमियान में जो है ना उनकी उनकी कोई वैल्यू आ रही हो। और हमारा स्केल इस काबिल हो ही ना, सेंटीमीटर्स में कर लें, हमारा स्केल इस काबिल हो ही ना इस चीज के जो है ना वो हमें इससे भी छोटे ही वैल्यू दे सकता हो। ठीक है, ये 0.1 और 0.2 के दरमियान में जो वैल्यू देनी है ना वो दे सकता हो। तो हमारा मीटर रूल तो ये काम करता ही नहीं है, हमारा मीटर रूल इतना एक्यूरेट आंसर दे ही नहीं सकता। ये देखिए 0.1 या फिर 0.2, इस बात का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर की बात हो रही है ये। ठीक है, अब हमारे मीटर रूल के लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है। अगर हम कहें कि भाई हमें 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटा आंसर दे, तो वो तो नहीं दे पाएगा मीटर रूल। तो हम कहते हैं हम 0.1 और 0.2 के दरमियान में जो है ना, यहाँ पर हम फंस चुके हैं। इसके बीच में अब आंसर जो है ना हम किस तरह लाएं वो अब हमें नहीं पता, तो ये हमारी अनसर्टेनिटी हो गई। और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि जो बच्चों ने रीडिंग की है ना, तो 10 10 तो दोनों का सेम आ गया, तो इसको हम कह देंगे ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है। और जहां पर पॉइंट के बाद जहां पर तजाद आया है ना वैल्यूज में, तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, कि इस डिजिट के अंदर हमें डाउट है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और इसका ताल्लुक किसके साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। अब अगर हम इस लाइन को पढ़ें, कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर डिजिट्स 1 2 3 4, इनको डिजिट्स कहते हैं हम, आर द डिजिट्स ऑफ द मेजरमेंट, ये मेजरमेंट के वो डिजिट्स हैं विच आर रिलायबली नोन, जो कि हमें, जिनके बारे में हमें रीडिंग करते वक्त हमें पता लगा। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, आपने यहाँ से याद करनी है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नोन एज अ डाउटफुल डिजिट। यहां से देखें, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक चीज ये हो गई, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो हमारे पास डाउटफुल डिजिट आ गया उसको हम कह देंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उम्मीद है कि आपको ना ये बात समझ आ गई होगी। 10.1 और 10.2 अगर हमारे पास रीडिंग है तो 10 हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और जो 1 और 2 ये जो नंबर है ना ये हमारे पास क्या है, ये डाउटफुल डिजिट्स हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि हमारा आंसर 10.1 है या फिर 10.2 है। तो होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर ही सारा उसने बताया हुआ, कहता है एक ने रीडिंग मेजर किया है, एक का आंसर है 4.6, एक का आंसर है 4.7। तो जो 4 4 है ना इसमें से वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और 6 और 7 जो है ना ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब आगे एक बात और करता है कि अगर हमने किसी भी फिगर के अंदर ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, इट मींस कि अगर हमने डिजिट्स के अंदर कोई हमारे पास मेजरमेंट की वैल्यू आई है, उसके अंदर हमने ये बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो उसके रूल्स क्या होंगे वो अब आपने देखने हैं। नंबर 1 रूल वो ये कहता है, अ जीरो बिटवीन टू डिजिट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5.06 मीटर। अब कहता है कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो हम कहेंगे ये जो 5, ये 0 और ये 6, ये तीनों के तीनों जो है ना हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से होते हैं, इसके अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट भी आ सकता है और इसके अंदर डाउटफुल डिजिट भी आ सकता है, तो दोनों डिजिट्स मिलाकर हम इसको कहेंगे ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमें कहता है, जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजरमेंट्स वैल्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास डेसिमल से पहले जीरो आ रहा है
या फिर हमारे पास डेसिमल के फौरन बाद जीरो आ रहा है। हमारे पास रियल नंबर यानी कि नंबर आप इस तरह कह लें कि नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये सारे नॉन जीरो होते हैं ना। नॉन जीरो नंबर से पहले पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं ना, यानी कि ये वाले ये सारे के सारे हम सिग्निफिकेंट के अंदर कंसीडर हरगिज नहीं करेंगे। नॉन अब हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी कि 3 और 4, इसको हम कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस फिगर के अंदर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, याद हो गई। अगर जीरो बीच में आ रहा है जिस तरह का इस केस में आ रहा था तो वो उसको कंसीडर कर लेंगे हम। अगर जीरो हमारे पास शुरू में आ रही है ना तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर सी में कहता है जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.40 मिलीमीटर आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। अब हमारे पास जो नंबर इस तरह का आएगा कि हमारे पास डेसिमल्स के बाद और हमारे पास नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो आ जाएगा तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे सिग्निफिकेंट के तौर पे। तो ये हमें डिनोट कराएगा ये हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 4 और 0। डी में कहता है इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, क्या मतलब कि हमारे पास 10 की पावर 2 3 4 कुछ भी 10 की पावर में अगर हमारे पास जो है ना कोई वैल्यू है तो उसके अंदर हम एक्सपोनेंट वाली जो पावर है ना यानी कि 10 की पावर उसको कर देंगे टोटली इग्नोर। और जो उससे पहले जो नंबर लिखा होगा ना, लेट्स से यहाँ लिखा हुआ है 3.50, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो तीन डिजिट्स इसके अंदर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, और जो एक्सपोनेंट में लिखी हुई है ना बातें इसको हम कर देंगे इग्नोर। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर शुमार नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इतनी सी बात याद रखनी है, एक्यूरेटली नोन डिजिट जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी शक व शुबा ना हो कि ये वैल्यू होनी ही होनी है, वो एक्यूरेटली नोन डिजिट। और यानी कि जमा डाउटफुल डिजिट। और कौन सी डाउटफुल डिजिट? जो पहली डाउटफुल डिजिट होगी, ठीक है, उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों को मिला के हम कह देंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसान सा टॉपिक है ना आ गया होगा समझ। अगर ये समझ आ गया आपको तो इस बात का मतलब है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अब याद हो गया। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो जाएगा तो आप आराम से ना एक क्विक क्विज कर सकते हैं। अब मुझे बताएं जो चार रूल्स हमने पढ़े हैं इसके हिसाब से अगर हम इन देखें इस क्विक क्विज को तो हम बता सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। अगर हम देखें 1 2 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है कि हमारे पास ये एक्सपोनेंट में वैल्यू आ गई, साइंटिफिक नोटेशन में आ गई, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर और जस्ट गिनेंगे 1 2 और 5। तो हम कहेंगे हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर। ये पार्ट बी पे आ जाओ, लिखा हुआ है 12.5। तो यहाँ पर 1 2 और 5 यहाँ पर हमारे पास तीन डिजिट्स हैं। ये मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखा है ना उसको इग्नोर कर दो, यहाँ पर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ लिखा है 0.125। अब आप बताएं कि डेसिमल से पहले जो जीरो था उसको कंसीडर करते थे हम? आपका जवाब होगा हरगिज नहीं। हमने पार्ट जो पॉइंट नंबर बी था उसमें पढ़ा है कि हमने जीरो डेसिमल से पहले वाले को कंसीडर करना ही नहीं है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 5 यानी कि तीन डिजिट्स। आखिरी वाले में देखो, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ये जितने भी जीरो डिजिट है ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर जब नॉन डिजिट जीरो की बारी आएगी यानी कि 1 2 5 तो हमारे पास तीन डिजिट्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब के अंदर ना तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर हैं। तो अब आप बता सकते हैं ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसका एमसीक्यू भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि नेम सम रिपीटेटिव फिनोमिना प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स की बुक हुआ करती थी ना, अब तो खैर कोर्स चेंज हो गया, लेकिन जो पहले हुआ करती थी उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 था, वहां पर भी ना पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज करना यही था। तो फर्स्ट ईयर की बुक से इन्होंने ये क्वेश्चन उठा लिया है और अब ना यहाँ पर डाल दिया। तो वहां पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया करते थे इसको हम। तो अब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। अब हम समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। कहते हैं नेचर, कहते हैं कुदरत को, कुदरत में ऐसा कौन सा काम है या फिर प्रोसेस है जो बार बार एक जैसे हो रहे हैं, रिपीटेटेड, यानी कि आप रिपीटेटिव कह देंगे ना, यानी कि इट मीन्स कि बार बार होते जा रहे हैं वो काम, ठीक है, और जिन्हें हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कौन से कुदरत के प्रोसेसेस हैं, कौन से ऐसे नेचुरल फिनोमिना हैं कि जो बार बार हो रहे हैं और उनकी हेल्प से हम टाइम मेजर करने के काबिल होते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि कुदरत में कौन से काम ऐसे हो रहे हैं? सूरज का निकलना और जमीन का घूमना ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द, तो ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि ये रिपीटेटिव फिनोमिना है। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर लिखवाऊं तो आप नोट कर लें, यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। आप कहेंगे अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, जमीन का अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना। जिससे क्या होता है? जिससे हमारा दिन पूरा हो जाता है। 24 आवर्स कब कंप्लीट होते हैं? जब हमारी जमीन अपने ही एक्सिस पे पूरा घूम लेती है, तो 24 घंटे गुजर जाते हैं। अच्छा, अगली बात सुनो, जब हमारी जमीन पूरा चक्कर काट लेती है अपने ऑर्बिट का अराउंड द सन, तो क्या होता है? हमारा पूरा साल गुजर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन।
ठीक है, यूज टू डिफाइन अ ईयर। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा लिखवाया था, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस यूज टू डिफाइन अ डे। और नंबर 2 मैंने लिखवाया अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन यूज टू डिफाइन अ ईयर। अच्छा, और भी अगर आपने करने हैं तो अभी आप और भी कर लें। और आप क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं और इसके अलावा, अच्छा आप हार्ट बीट के बारे में बता सकते हैं। हमारी हार्ट बीट जो हो रही है वो नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम है एक, ठीक है। तो आपको हार्ट बीट के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पेंडुलम का ऑसिलेट करना, पेंडुलम का मूव करना, ये मैकेनिकल क्लॉक्स के अंदर यूज होता है। पेंडुलम आपने देखा ही होगा हमारे घरों में। पेंडुलम जब चल रहा होता है तो वो हमें क्या बता रहा होता है कि ऑसिलेशन बता रहा होता है, ठीक है, यानी कि सेकंड्स बता रहा होता है कि कितना चक्कर उसने काटे हैं और कितना टाइम उसने इस चीज में लिया है। तो आप कह लें ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम यूज्ड इन मैकेनिकल क्लॉक्स। ये तीन चार मैंने लिखवा दिए हैं, कोई से भी दो याद कर लेना इसमें से। मैं प्रॉपर एक नोट्स अरेंज कर दूंगा, तो उसके अंदर भी ना मैं सारे ये कोई क्विज के क्वेश्चंस हो गए, एक्सेस के क्वेश्चंस वगैरह हो गए, तो वो सब अरेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है जी, अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को करनी है आपने लाइक। और हाँ, एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है, मैंने आपको बताना था कि आपने यहाँ पर हेडिंग्स क्या बनानी है। इस सारे गंद को हम कर लेना अगर रेस, तो उसके बाद हम प्रॉपर हेडिंग बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको रेस करते हैं और फिर हेडिंग बनाते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है इसमें। सबसे पहले ना आपने ना यहाँ पर हेडिंग बनानी है स्टार्टिंग से बिल्कुल वीकेंड से लेकर। यहाँ पर आपने हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपने इसको ना लिखना कहाँ तक है, आपने इसको यहाँ तक लिख देना है। हेडिंग में लिख नहीं रहा लेकिन आपको डिक्टेट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपने हेडिंग बनानी है। और लिखना कहाँ तक है, ये नोन तक लिख देना है। उसके बाद जो है ना आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है। और एग्जाम्पल में ये नहीं लिखना आपने फिगर 1.1 शो, हरगिज नहीं लिखना, ठीक है। अब आपने जस्ट ये लिखना है कि अ रॉड, अ रॉड हुज लेंथ इज मेजर्ड विथ रूलर, ये सारी बातें करनी है। और ये कहाँ तक करनी है, जो बच्चों ने मेजर किया और क्या क्या हमें पता लगाया, उन्होंने क्या क्या बताया, डिजिट्स निकाले उन्होंने, वो सारी बातें करनी है। और यहाँ तक खत्म कर देना है। बल्कि यहाँ तक आपने इसको खत्म कर देना है, इधर तक, यहाँ तक कर दें, ठीक है, बल्कि यहाँ तक कर दें। उसके बाद आपने ना बनाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपने हेडिंग बनानी है। सिर्फ सिग्निफिकेंट, उस पर वहां पर इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेडिंग बना दी है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा ना डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सारी बातें कर सकते हो, तकरीबन डेढ़ लाइन कर सकते हो, ठीक है। अगली आपने आखिरी हेडिंग बनानी है रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपने ये पैराग्राफ भले आप काट दो ये, ठीक है, ये पैराग्राफ काट दो, और ये जो ए लिखा है ना, ए से लेकर डी तक सारी बातें कर दो। और हेडिंग क्या बनाओगे, रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास चार हेडिंग्स हो गई हैं। आप डेफिनेशन को सबसे स्टार्ट में लिखना, फिर इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग देना जो मैंने यहाँ पर बताई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद आप एग्जाम्पल की हेडिंग देना, और फिर एंड पे आपने रूल्स की हेडिंग देनी है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कहीं सूरत नहीं छोड़ना। अब अगर वीडियो पसंद आई है आपको, तो आपने इसको कर देना है लाइक, और चैनल को कर देना है आपने सब्सक्राइब। तो फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां पर क्लास में फिजिक्स के न्यू बुक के तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।